कर दिया, जिनके बारे में मतलब ये माना जा रहा था कि शायद धीरू भाई की ये वो संतान है जो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी मुकेश अंबानी रहे। तो अनिल अंबानी ने ऐसा क्या कर दिया आफ्टर ऑल, जिसके चलते बाजार में आज इनके पेनी स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिला, बाजार में इनकी कंपनीज के शेयर चढ़ते हुए दिखे। रिलायंस पावर की अगर बात करें तो 3.18% इसका शेयर चढ़ा। रिलायंस पावर के साथ साथ रिलायंस इंफ्रा के अंदर 11.72% शेयर पिछले 5 दिन में चढ़ा। रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर आज ही 10% के आसपास वृद्धि देखी गई, जिसके चलते अपर सर्किट लगा दिया गया, यानी कि शेयर की खरीद वाली और बिक वाली रोक दी गई कि नहीं भाई बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है, रुकना होगा। रिलायंस होम फाइनेंस को अपर सर्किट देखना पड़ा। इस वजह से खबर तो बनती है कि अल्टीमेटली जो शेयर पेनी स्टॉक बन गया था, यानी कि कुछ रुपयों में खरीदा जा सकने वाला जो शेयर था, आज अचानक लोग उसे खरीदने क्यों दौड़ पड़े, क्यों अचानक रिलायंस के शेयरों में तेजी देखी गई। रिलायंस पावर हो या फिर रिलायंस के साथ साथ रिलायंस इंफ्रा हो या फिर रिलायंस होम फाइनेंस हो, इन सब में इतनी ज्यादा तेजी देखने को क्यों मिली। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण रहा वो असल में रिलायंस इंफ्रा रहा। रिलायंस इंफ्रा जिसका शेयर ऑलरेडी 307 रुपए का है, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। ऐसा क्या हुआ? कारण यह हुआ कि रिलायंस इंफ्रा आज पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। उसने अनाउंस किया कि रिलायंस इंफ्रा डेट फ्री हो गई है और रिलायंस इंफ्रा ने 3300 करोड़ रुपए का अपने ऊपर जो कर्ज था वो चुका दिया है। यह हेडलाइन जो कल थी ये आज पूरी तरह से बाजार पर छाई रही, जिसके चलते रिलायंस इंफ्रा के शेयर में आज भी 3% की वृद्धि देखी गई। Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 4,387 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो ये जो दो खबरें थी जिसके चलते रिलायंस इंफ्रा का भाव चढ़ा, रिलायंस इंफ्रा बढ़ा तो रिलायंस का होम फाइनेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगा, रिलायंस पावर में भी ग्रोथ देखी जाने लगी, यानी कि एक पहिया अच्छे से चलने लगा तो गाड़ी दौड़ने लगी। ये पूरी तरह हेडलाइन बन गई कि आज इन्होंने 3300 करोड़ रुपए का जो इनके ऊपर बैंकों का कर्जा था वो पूरी तरह चुका दिया है। ये सुर्खी बनते ही बाजार में उठना तय हुआ कि चलो भाई रिलायंस इंफ्रा, इसका मतलब अब बैंकों को डुबोने के काम नहीं आएगी, साथ ही साथ अब ये और तेजी से आगे बढ़ेगी। जब कर्ज मुक्त हो गई है इसका मतलब कंपनी आगे भविष्य में कुछ करना चाह रही है। कर्ज मुक्त होना अनिल अंबानी की कंपनी के लिए दो तरह के नए संभावनाएं दे गया। पहली संभावना कि अगर इन्हें और कर्ज की आवश्यकता होगी तो बैंक इन्हें अच्छे से दे पाएंगी, नंबर एक। दूसरा, निवेशकों का विश्वास बढ़ा। जहां एक और अनिल अंबानी को देखकर कंपनी के अंदर लोग ट्रस्ट कम कर रहे थे कि नहीं ये सक्सेसफुल प्लेयर नहीं रहे बाजार के, अब कर्ज चुकाकर इन्होंने ट्रस्ट जिस तरह से गेन किया है उसका फायदा ना केवल इन्वेस्टर के रूप में बड़े जो एफआईज हैं या फिर जिस तरह की बैंक्स हैं वो इन्वेस्टर बन के आएंगी, बल्कि आम निवेशक भी संभवतया इन पर अब विश्वास जताने लगेगा, जिसके चलते पावर हो इंफ्रा हो इनके शेयर्स के अंदर वृद्धि और तेजी देखने को मिली। कंपनी ने अपने आप को कर्ज मुक्त करने की जो खबर दी ये अपने आप में बड़ी खबर बनी। थोड़ा सा धीरूभाई के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। धीरूभाई के दो सुपुत्र थे, उनमें से एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। बात अनिल अंबानी की जब होती है तो अनिल अंबानी को मिली हुई जो कंपनी थी उनमें रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस के साथ साथ स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज और वरुण मर्केंटाइल, ये कंपनी जो थी ये अनिल अंबानी को मिली हुई कंपनी थी। इन मिली कंपनी में से रिलायंस इंफ्रा कर्ज मुक्त हुई है, जिसके चलते होम का भाव बढ़ा है। साथ ही साथ रिलायंस पावर जो है ये भी इन दिनों सुर्खियों में चल रही है, क्योंकि 2 दिन पहले इसके शेयरों में इजाफा देखा गया था। साथ में डिफेंस के सेक्टर में भी ये बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में इनके 3-4 प्रोडक्ट एक साथ जब चढ़ते हुए मिले तो लोगों को इनके अंदर निवेश करने का एक अच्छा विकल्प दिखाई दिया, अच्छा ऑप्शन बनकर दिखाई दिया। रिलायंस इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ये सड़क बनाने का, मेट्रो रेल बनाने का, बिजली और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में देश के अंदर एक बड़ी कंपनी में काउंट की जाती है। टॉप 3 कंपनीज में इस कंपनी में इसका इंफ्रा के अंदर नाम लिया जाता है। ये बिजली, इंफ्रा और मेट्रो सड़क परियोजनाओं में निवेश करती है। यही वो कंपनी है जिसके बारे में एक बार के लिए यह माना जाता था कि इसकी वजह से कई बैंकों को घाटा हो गया है। वर्ष 2020 में 7 बार यस बैंक के साथ ये डिफॉल्ट कर गए थे। कई प्रकार की बैंकों के साथ रिलायंस इंफ्रा डिफॉल्ट कर गया था। लगभग 2253 करोड़ रुपए का मामला डिफॉल्ट से जुड़ा हुआ आया था, जहां पर 1505 करोड़ रुपए यस बैंक का लोन,
इसी प्रकार से आईडीबीआई बैंक का 600 करोड़ का लोन, जम्मू कश्मीर बैंक का 82 करोड़, एक्सिस बैंक का 66 करोड़, तमाम प्रकार के रिलायंस इंफ्रा ने घाटे देखे और अब जाकर के रिलायंस इंफ्रा पॉजिटिव आई है, यानी कि प्रॉफिटेबल आई है। और प्रॉफिटेबल के साथ साथ क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में इन्होंने 4,387 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया है। 4,387 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक करके ये कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में भी कामयाब हो गई है। ये इसकी बैलेंस शीट है जो इस समय पर पब्लिक की गई। ऐसे में इसने जो प्रॉफिट बुक किया उसी के साथ साथ 3,300 करोड़ रुपए का जो डेट चुकाया, इससे लोगों के अंदर एक सकारात्मक भाव बना, जिसके चलते 14,287 करोड़ रुपए की नेट वर्थ कंपनी की हुई। परिणाम यह निकला कि जहां 2020 में डिफॉल्ट की खबरें आ रही थी, बैंकों के कर्ज ना चुकाने की खबरें आ रही थी, उन्हीं स्टॉक्स में 1600% की वृद्धि 2020 से अभी तक देखी जा चुकी है। जहां 2020 में शेयर इनका 16 रुपए के आसपास था, आज वो 307 रुपए पर चल रहा है। शेयर की कीमतों में पिछले 5 सालों के भीतर 1732% का इजाफा देखा गया है। रिलायंस इंफ्रा आने वाले 5 सालों के अंदर $1.2 बिलियन इन्वेस्ट करेगी एम्यूनिशन प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि ये डिफेंस सेक्टर के अंदर गोला बारूद बनाने में पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है। रिलायंस इंफ्रा के साथ साथ रिलायंस पावर से भी जुड़ी हुई खबरें हैं। रिलायंस पावर के बारे में पता चलता है कि 3.18% रिलायंस पावर का भी शेयर आज बढ़ा था, जो यहां पर विजिबल हुआ, बाजार के अंदर विजिबल हुआ। रिलायंस पावर ने पिछले एक साल में 106.68% की वृद्धि देखी है। हर साल के आधार पर अगर देखा जाए तो शेयर के अंदर काफी ज्यादा वृद्धि रिलायंस पावर के अंदर देखी जा रही है। कारण क्या रहा? रिलायंस पावर का कारण रहा पिछले 6 दिनों के अंदर 22% बढ़ने का, कि इसने भूटान के साथ एक एग्रीमेंट किया है। और दूसरा, रिलायंस पावर ने भी हाल ही में अपने नतीजों में प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखाया है। रिलायंस पावर ने भूटान का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जॉइंट वेंचर के रूप में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान है। ऐसे में 2000 करोड़ के इस जेवी में भूटान और अनिल अंबानी दोनों मिलकर काम करेंगे और इस काम में 50% भूटान सरकार का होगा और 50% अनिल अंबानी का होगा। ऐसे में रिलायंस पावर 6 दिनों से लगातार ट्रेंड में चल रही है। साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन इनकी रिकॉर्ड की गई, जिसमें इनका जो प्रॉफिट है वो 126 करोड़ रुपए का मार्च क्वार्टर के अंदर देखा गया है। साथ में कंपनी के अंदर नए निवेश भी आ रहे हैं, जिसके चलते एक सकारात्मक रिलायंस पावर को लेकर भाव बना हुआ है। 22 तारीख को एक खबर बनी थी कि रिलायंस डिफेंस ने रैन मेटल करके एक कंपनी है जर्मनी की जो गोला बारूद बनाती है, उसके साथ में एग्रीमेंट किया है। ये कंपनी ऑलरेडी डसॉल्ट एविएशन और थेल्स के साथ में ऑलरेडी टाई अप कर चुकी है। ऐसे में एक लार्ज स्केल बिल्कुल नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बनना प्रस्तावित है धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी के अंदर। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है लगभग 65 बिलियन रुपए का, विशाखापट्टनम के अंदर ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन सभी खबरों ने मिलाकर इन्हें एक सकारात्मक रुख दे दिया। बाजार में निवेशकों ने इनके प्रति इंटरेस्ट शो किया, चाहे भूटान की खबर रही हो, चाहे डिफेंस से जुड़ी खबर रही हो, या फिर कर्ज मुक्त होने की खबर रही हो, क्वार्टर 4 के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स की खबर रही हो। कुल मिलाकर यह स्टॉक अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करता हुआ दिखाई दिया। परिणाम निकला कि रिलायंस होम जैसे शेयर भी जो पेनी स्टॉक्स थे, लोगों को लगा कि अब ब्रांड बड़ा होता जा रहा है तो संभव है कि पेनी स्टॉक्स के भाव भी चढ़ ही जाएंगे, लोग इसमें भी निवेश करने पहुंच चुके। सस्ते दामों पर मिल रहा शेयर था, खिंच गया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, अपर सर्किट इसके अंदर लग गया। हालांकि यहां पर बड़े सारे हिस्सेदार हैं, एलआईसी जैसे हिस्सेदार का होना अपने आप में एक बड़ी न्यूज इसके लिए लोगों के लिए बड़ी ट्रस्ट का विषय मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यह है कि ये जो स्थिति बनकर के आई, इस समय पर एडवाइजेबल क्या है? क्या ऐसे समय पर निवेश करना उचित रहता है? देखिए, ये जो जानकारी आप लोगों को तक पता चल रही है कि इसने 3,500 करोड़ का कर्ज चुका दिया है, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, अभी इसकी डिटेल स्टडी बाकी है। आप लोग इस बात में अभी तक अवगत नहीं है कि 3,500 करोड़ का कर्ज चुकाकर कंपनी प्रॉफिट में कैसे आई, कहां से इसने पैसा जुगाड़ा। जो इतने दिन से कर्जे में चल रही थी, बैंकों से पैसा लेकर जो कंपनी चल रही थी, उसने पैसा कमाने के लिए क्या किया, नंबर 1। और अगर अभी ये सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रही है तो भविष्य में, क्योंकि अल्टीमेटली बड़ी कंपनियों का लोन लेने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि पहले एक बार पैसा इकट्ठा कर लो और इसको इकट्ठा करके फिर इन्वेस्टमेंट में करो ताकि और पैसा बनाओ, क्योंकि बैंक सस्ते दरों पर लोन देते हैं
और ये लोग जिस तरह से ग्रोथ करते हैं, CAGR जो निकल कर आता है वो बड़े मात्रा में आता है। मतलब 15-16% का अगर मान लो कंपनी CAGR देख रही है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख रही है, और ब्याज पे उसको 8-10% में लोन मिल रहा है, तो 5% भी वो अपना प्रॉफिट मार्जिन में बुक कर सकती है। ऐसे में कंपनी का थॉट प्रोसेस तो होता है कि कर्जा लेके आगे बढ़ना है। ये महाशय कर्जा चुकाए हैं, कर्जा चुकाए हैं, ऐसे में क्या केवल शेयर होल्डर्स का विश्वास गेन करने के लिए यह काम किया गया है, या इसके पीछे कोई और कहानी है? और कहानी से मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तो ये ले लिया, अब इसके बाद दोबारा जाके फाइल लगाएंगे कि सर पुराना कर्जा चुका दिया, अब नया कर्जा दे दो, और नया कर्जा थोड़ा ज्यादा दे दो। नए कर्जे से पूर्व जो पुराना कर्जा चुकाने के लिए कवायद की गई थी, तो वो पैसा कहां से आया? ये दोनों अब रिसर्च का विषय है। धीरे धीरे ये पत्ते खुलते जाएंगे, जानकारियां निकल कर आएंगी। ऐसे में निवेश से पहले एक अच्छे निवेशक की भूमिका में रहें, खबरों को प्रॉपर तरीके से विश्लेषण करते रहें, और जब विश्लेषण निकल कर आए तो अच्छे निवेशक की भूमिका निभाएं। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना रिसर्च थोड़ा